हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। सुपर फास्ट क्लास में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर फास्ट, यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही मजा आ जाएगा। और ये है सामाजिक विज्ञान का। आप किसी भी बोर्ड से हो कोई मतलब नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का क्वेश्चन लाया गया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पढ़ रहे तैयारी कर रहे तो मुझे उम्मीद है कि 30 क्वेश्चन में से 30 आप बिल्कुल सही आंसर बनाओगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करें वीडियो को। 1 बाय 1 देखने की कोशिश करना और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा तब आपको ज़्यादा मजा आएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। ओके, सबसे पहला सवाल आपके सामने, और पहला सवाल हमारा यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो पहला सवाल यहाँ पे है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ओके, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, ये सवाल दिया हुआ है। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, विंस्टन चर्चिल ने। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन। ये ब्रिटेन का मतलब ये जनरल गवर्नर रहा है विंस्टन चर्चिल। अर्धनग्न फकीर इसलिए बोला गया क्योंकि गांधी जी तो जानते हैं आधा नंगा ही रहते थे। आधा नंगा बोलने का मतलब है कि धोती ही लपेट के था, उसका बॉडी आधा खुला ही रहता था, इसलिए विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोला था। ठीक है, और उसको पता नहीं था कि ये अर्धनग्न फकीर वही फकीर है जो पूरा भारत को आज़ाद कराने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन तक यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन यहाँ पे हो गया। तो इसका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 3 मई 1939 को। 3 मई 1939, तो 1939 आप याद रखें, 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्लियर है? अगला प्रश्न आपके सामने है, नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून कब भंग हुआ? तो यहाँ पे देखिए 5 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 8 अप्रैल 1930 को। तो नमक कानून कब भंग हुआ? देखो नमक कानून जो भंग हुआ 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो गांधी जो है, गांधी जी साबरमती आश्रम से चले थे 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। और गांधी जी के साथ 78 लोग थे और गांधी जी एक मिला के यानी कि 79 लोग गए थे। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को दांडी पहुंचे, दांडी के लिए रवाना हुए साबरमती से। ठीक है, और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो है दांडी पहुंचे। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी है दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून को तोड़ा, है ना, इसको बोला गया नमक कानून को भंग किया 6 अप्रैल 1930। क्लियर है? अगला प्रश्न है, खरीफ फसल कौन है? रबी फसल, खरीफ फसल बहुत आपको सताता है और सताएगा नहीं, इसके बाद सताएगा नहीं। खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। तो खरीफ फसल है चावल। कौन है? चावल जो है वो खरीफ फसल है। तो इनमें से खरीफ फसल कौन हो गया? चावल जो हो गया वो क्या हो गया? खरीफ फसल हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चावल क्या है? खरीफ फसल है। इसको जून और जुलाई के दरमियान बोया जाता है, बुआई होती है और अक्टूबर के आसपास में इसको कटाई की जाती है। एक आता है रबी फसल। रबी फसल है गेहूं। कौन है? रबी फसल क्या है? गेहूं है। इसको जो है रबी फसल क्या करता है? अक्टूबर और नवंबर के आसपास इसको बोया जाता है और फरवरी और मार्च के दरमियान इसको काट लिया जाता है। ठीक है, चावल के साथ जो खरीफ फसल है, खरीफ फसल में आपको और बहुत सारा मिल जाएगा, जैसे कि धान है, धान तो हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, बहुत सारा है यहाँ पे इत्यादि। कपास वगैरह भी इसी में आता है। ठीक है, सन, जूट, कपास इसी में आता है। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड। तो भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था 2 या 3 दिसंबर 1984। 2 या 3 दिसंबर 1984 में। क्लियर है? तो 2 या 3 दिसंबर 1984 में भोपाल, इसको मिक गैस भी बोलते हैं, मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चीनी का कौन सा इनमें से? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी कि भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे, 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो जो बिहार में चुनाव हुआ था विधानसभा का 2015 में, तो किस दल ने सरकार बनाई थी? राष्ट्रीय जनता दल, इसको जेडीयू बोलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, अच्छा जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है और तीनों मिलकर। तो 2015 में जो हुआ था तो तीनों मिलकर
तीनों मिलकर यहाँ पे सरकार बनी थी। यानी कि ये तीर छाप वाला है और ये आपका पता है लालटेन है और ये आपका तो पंजर है ये, ठीक है, पंजा छाप। ये तीनों मिलकर जो गठबंधन सरकार बनाई थी। लेकिन 2020 में इलेक्शन हुआ उसमें जो है आपका बीजेपी है और जेडीयू है आपका, और एक दो पार्टी है, किसान हम एक पार्टी है, एक और पार्टी है, ठीक है। तो ये सब मिलके यहाँ पे बनाया हुआ विधानसभा। बिहार में विधानसभा जो चुनाव होता है हर 5 साल पे होता है और बिहार विधानसभा की सीटें कितना है 243 सीट पर चुनाव होता है, 243 सीट पे, ओके। और अभी बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं है? कौन सा कार्य जो राजनीतिक दल का नहीं है, जो पार्टी होता ना पॉलिटिकल पार्टी, उसका काम नहीं है? चुनाव लड़ना, अरे भाई ये तो चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा। सरकार की आलोचना करना, अरे बाप रे, सरकार की आलोचना नहीं करेगा तो पार्टी फिर तो नाम कहाँ से कमाएगा। प्राकृतिक आपदा में राहत से, हाँ प्राकृतिक आपदा कुछ होता है, भूकंप आ गया, कुछ हो गया, तो जो विधायक जहाँ का होता है वो तो हेल्प करता ही है, करता है। लेकिन अफसरों की बहाली से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अफसरों की बहाली से इसका कोई ये काम नहीं करता, ठीक है। ये राजनीतिक दल का काम नहीं, ये तीनों आएगा तो राजनीतिक दल जो है काम करेगी, ओके। अगला सवाल प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे? बिहार के महान दलित नेता महेंद्र सिंह टिकैत, जगजीवन राम, भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई, ओके। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। कौन हो जाएगा? जगजीवन राम बिहार के महान दलित नेता थे। कौन थे? जगजीवन राम, ओके। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। और ऐसे जानते हैं अभी दलित नेता बिहार के जानते हैं आप तो जीतन राम मांझी के नेता है, ओके। फिलहाल यहाँ पे अगला प्रश्न पढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये हो गया 9 हो गया, 8वां। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे बोलते हैं WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, फ्रांस होगा, और अमेरिका, इंग्लैंड। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में, कहाँ है? जेनेवा में। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और आपको पता है इसका मुख्यालय जेनेवा है। इस तरह से एक होता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी आप सुने होंगे, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन इसको बोलते हैं। तो WTO के पता है 1950 में स्थापना हुई थी, लेकिन WHO की स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में, ठीक है। तो ये याद रखें, और दोनों का मुख्यालय जेनेवा में है। एक होता है ILO, बहुत बार मैं बता, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सिंदरी कहाँ है? सिंदरी, अच्छा एक बात तो भूल ही गया है, ILO जो है इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंदरी कहाँ है? सिंदरी झारखंड में है, बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। सिंदरी है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? सिंदरी जो है वो पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ था? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो है, जनता का आक्रोश हुआ था किस दशक में? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में। तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता का जो विरुद्ध हुआ था 1970 के दशक में हुआ था, क्योंकि 1977 में आपको पता है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता सरकार की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 1977 में, और 1975 में आपको पता है इंदिरा गांधी की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, जिस टाइम आपातकाल लागू हुआ था भारत में। और एक आता है 1990 के दशक में भूमंडलीकरण, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए भूमंडलीकरण 1990 के दशक में भूमंडलीकरण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? प्राण, जान, लोकतंत्र का जान। अगर ये नहीं होगा तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को। तो इसमें देखेंगे बहुत सारे बंदे इसमें गलती करते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अगर राजनीतिक दल ना रहे तो लोकतंत्र कायम भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि सरकार भी नहीं हो पाएगी, है ना। राजनीतिक दल रहना जरूरी है, तभी तो लोकतंत्र कायम रहेगा, तभी तो लोग उसको वोट देंगे, जिसका मर्जी, जिस पार्टी को होगा उस पार्टी को चुनेंगे। ये लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को। क्लियर है? अगला प्रश्न आपके सामने है, जनता दल यूनाइटेड JDU जिसके अभी अध्यक्ष है नीतीश कुमार, जो कि मुख्यमंत्री बने हुए हैं। JDU पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992 में, 99 में, 2003 में, 2004 में। इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली कोई सवाल नहीं है। 1999 में JDU की स्थापना। अगर आपका एग्जाम में सवाल आ जाता है तो 2003 मत लगाना, क्योंकि गूगल में भी 2003 देता है, ये थोड़ा से अलग टाइप का है, लेकिन इसका सटीक जो आंसर होगा ना 1999 सही आंसर होगा, ठीक है। लिख लेना, अगर सवाल आएगा तो 1999 टिकट लगाना, NCERT के हिसाब से एकदम करेक्ट है, ओके। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, उसकी गणना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, नीति आयोग है, इनमें से कोई नहीं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो
परमानेंट संस्था है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसका इंग्लिश नाम क्या है? ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है, नीचे कमेंट करेंगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और उसका फुल फॉर्म भी आपको लिखना है, सिर्फ ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेगा, फुल फॉर्म लिखेगा। ओके, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत, यानी कि मानचित्र में जो हम किसी चीज़ को दर्शाते हैं तो नीले रंग से तो जो दर्शाते हैं ना, नीले रंग से किसको दर्शाते हैं? पर्वत को, पठार को, मैदान को, जल को। तो आपको पता होना चाहिए कि मानचित्र में जो नीले रंग को दर्शाते हैं वो जल को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? जल को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको एक और बात बता दूं। देखो, जल, मानचित्र में जल को जो है आपको पता चल गया कि नीले रंग से जल को दर्शाया जाता है। नोट कर लेना, नीले रंग से जो है मानचित्र में जल को दर्शाया जाता है। और जो मैदान देख रहे हैं, मैदान, उस मैदान को हरा रंग से दर्शाया जाता है, मैदान को हरा रंग से दर्शाया जाता है, ठीक है। और जो पठार देख रहे हैं, पठार को पीला रंग से दर्शाते हैं। किस रंग से? पीला रंग से दर्शाया जाता है पठार को, पीला रंग से। और जो पर्वत होता है, पर्वत को भूरा रंग से, ठीक है, पर्वत को भूरा रंग से, कहीं कहीं लाल भी देता है, भूरा रंग से। तो ये याद रखिए, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सवाल आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि मानचित्रों में भूरे रंग से किसको दर्शाते हैं, पीला रंग से किसको दर्शाते हैं, हरा रंग से किसको दर्शाते हैं। तो हरा हो गया, हरा हरा मैदान है, याद रहेगा मैदान कैसा है? हरा भरा मैदान है, हरा भरा। पठार एकदम पीला पीला हो गया पठार। अब पर्वत तो जानते हैं भूरा टाइप का देखे भी होंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया? प्रत्यक्ष कर बोलते हैं डायरेक्ट कर, डायरेक्ट टैक्स, है ना, डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसको रखा गया? आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर में से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है सिर्फ इनकम टैक्स को, आय कर को रखा गया, ठीक है, इनकम टैक्स को। क्लियर है? अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1936 में, 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में, 1 मार्च 1935 में। तो 1 अप्रैल 1935 में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 को, ठीक है। 14 बैंकों का, 14 व्यावसायिक बैंक जो आता सवाल, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद 6 बैंकों का और हुआ था, ठीक है, बाद में 6 बैंक का और हुआ था। तो इतना याद रखिए, आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में, हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। बैंकों का बैंक इसको बोला जाता है आरबीआई को, ठीक है। और यहाँ आम आदमी खाता नहीं खोला सकता है। यहाँ बैंक, जैसे आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है, बैंकों का सरदार है, बाप है सब बैंक का। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट खुलेगा आरबीआई में, एसबीआई का अकाउंट खुलेगा आरबीआई में, और यूनियन बैंक का अकाउंट खुलेगा आरबीआई में, इलाहाबाद बैंक का खुलेगा आरबीआई में। जितना सारा जो बैंक है ना भारत में, उन सभी बैंकों का जो आरबीआई खुलेगा। और अभी भारत में वर्तमान में 19 बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है, 19, याद रखिएगा, सवाल ही भी आता है। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख, सीमेंट के लिए तो बॉक्साइट की जरूरत नहीं पड़े, चूना पत्थर, है ना, बॉक्साइट भी है, ग्रेनाइट, लोहा, तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। ओके, चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष से हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है। 1885 में मुंबई में हुई थी। मुंबई में कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष अगर बोल दिया जाए, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू। कौन जगह? सरोजनी नायडू। अच्छा, महिला बोला गया तो एनी बेसेंट। क्या होगा? एनी बेसेंट, सिर्फ महिला बोलेगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला, इंडियन वुमेन अध्यक्ष बने थे, वो है सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1924 में। 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन हुआ था, बेलगांव, है ना, बेलगांव, कर्नाटक में एक गांव पड़ता है बेलगांव। यहाँ जो है सिर्फ एक 1924 में ही महात्मा गांधी जो है यहाँ पे इसके अध्यक्ष बने थे, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी इसके जो है अध्यक्ष बने थे। ये इतना बात आप याद है, बाकी तो बहुत सारा आंदोलन आपको पता है, सम्मेलन वगैरह हुआ था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? मगध राज्य, है ना, कि प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी बोध गया, राजगिरी, वैशाली, पटना। तो राजगिरी, क्या है? राजगिरी। राजगिरी को बोलते हैं राजगीर। अभी हम लोग वर्तमान में
इसको राजगीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हालांकि राजगीर मतलब राजगीर मतलब क्या होता है? राजा का घर। गिरी मतलब घर, राजा का घर हुआ करता था। और आपको इतिहास बहुत मिलेगा इसमें से, राजगीर में से। यहाँ आपको राजगीर है, नालंदा में पड़ता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में राजगीर पड़ता है। नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय आपको बिहार का एकदम फेमस है, ठीक है। इंडिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय बोला था नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है। चलिए अगला सर। और ये आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाले कौन थे? आप इसका होमवर्क लिखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपका होमवर्क रहा। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई थी? 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, राज्य परिषद। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी? नीति आयोग की। एक्चुअली में इसकी स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के रूप में था। योजना आयोग ये पहले से था, इसको सिर्फ नाम बदल गया, ठीक है। पहले था योजना आयोग और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के क्या रख दिया? नीति आयोग। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, आप मुझे कमेंट करेंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं ये बताइए? इसके अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं और अभी कौन है, ये भी कमेंट करेंगे। आप एक वर्ड लिखेंगे, हम समझ जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान। तो लिच्छवी गणतंत्र जो है बिहार में। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र स्थान है वो भी बिहार का वैशाली जिला में, वैशाली जिला में लिच्छवी नाम का, ठीक है। वो स्वतंत्र सबसे पहला गणतंत्र राज्य है दुनिया का विश्व का सबसे पहला जगह है लिच्छवी, और भी बिहार के वैशाली जिला में। ओके, अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? आपको पता है अंकोर वाट का मंदिर का? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में। कहाँ है जी? कंबोडिया में है। और आपको पता है, फिर आपके लिए होमवर्क मैं यहाँ पे देता हूँ, ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं, आपसे पूछूंगा ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा। अंकोर वाट में किस देवता के, यहाँ मतलब किस देवता का मंदिर था ये? चलिए, अंकोर वाट जो है किस देवता का मंदिर था? किस देवता, इसमें किस देवता की पूजा की जाती थी, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना कमेंट करके। जितना मैं बता रहा हूँ सब होमवर्क नोट करते जाना और एक बार सब कमेंट करना। ओके, अगला प्रश्न है, 1932 में पूना समझौता हुआ था किसके बीच? 1932 में पूना समझौता हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच, गांधी और जिन्ना के बीच, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो 1932 में पूना समझौता हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच। कहाँ हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था 1932 में पूना समझौता। क्लियर है। इसके ठीक एक साल पहले 1931 में इरविन समझौता हुआ था, इरविन। इससे ठीक एक साल पहले 1930 में दांडी यात्रा हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इस तरह से याद रखिए डेट। अगला प्रश्न यहाँ पे, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? रेल से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज एक्चुअली होता का भारत का चार महानगर चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इन चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़क जो है उसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, और ये है सड़क मार्ग। क्या है? सड़क मार्ग। तो याद रखिएगा ये 4 है स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत, ये 4 शहर महानगर आता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, इस सबसे बड़ा तोहफा है? मुद्रण जो हम लोग यूज करते हैं, रुपया पैसा, ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा। महात्मा गांधी बोला था, मार्टिन लूथर बोले थे, मोहम्मद पैगंबर बोले थे, ईसा मसीह बोले थे। तो ये बोले थे मार्टिन लूथर। किसने बोला था? मार्टिन लूथर बोले थे कि इस मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप कौन सा है? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले भूकंप कौन है? तो आपको पता भूकंप जब पृथ्वी पे ही आता है, और जहाँ पे भूकंप आता अधिक, जहाँ से भूकंप शुरू होता बनने के लिए अधिक केंद्र बोलते हैं, अधिक, और जहाँ पे भूकंप बनता है पृथ्वी पे बोलते हैं अधिवृक्क। पृथ्वी के ऊपर जहाँ पे भूकंप पता चलता है हरकत, जहाँ उसको बोलते हैं अधिक केंद्र, पृथ्वी के ऊपर में, ठीक है। और जहाँ पे भूकंप पनपता है उसको बोलते हैं भूकंप केंद्र बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए पृथ्वी पे जो सबसे पहली तरंग आती है वो पी तरंग, पी वेव। तो यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं पी वेव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पी तरंग होती है जो पृथ्वी पे सबसे पहले आती है, पृथ्वी पे सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग वो है पी तरंग, ठीक है। अगला प्रश्न है जी, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम मतलब बुरा परिणाम क्या है? क्षेत्रवाद, जब लोगों में क्षेत्रवाद की भावना पैदा हो जाएगा। एक्चुअली क्षेत्रवाद होता क्या है? लोगों में क्षेत्रवाद की भावना पैदा होना, अपने ही क्षेत्र के बारे में बातें करना, यानी कि जो विधायक है, जहाँ के जो नेता है वो चाहते कि हमारे ही क्षेत्र का विकास हो, तो इसको क्षेत्रवाद बोलते हैं। और जब उसके मन में क्षेत्रवाद की भावना आएगा तो अलगाववाद का जन्म हो जाएगा। किसका? अलगाववाद, समझ रहे हैं? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अलगाववाद,
ठीक है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक बुरा परिणाम हो जाएगा कि अलगाववाद पैदा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं और ये है इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, अगर लोकतंत्र की सफलता चाहिए तो किस पर डिपेंड होना चाहिए? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो अगर लोकतंत्र की सफलता चाहिए तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। कौन? लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकतंत्र की सफलता अगर निर्भर करती है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, ये रहा आपका 30 प्रश्न। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 30 प्रश्न हो गया, 30 प्रश्न तो हो गया जी, लेकिन यहाँ पे जान लीजिए आपका जो सुबह में क्लास चलती है, अभी सुबह 6 बजे क्लास चल रही है। ठीक है, एक क्लास आपके लिए 8 बजे मैं कोशिश करूँगा चालू करने के लिए। प्रीमियम चले जाएगा, आपके पास देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन चल जाएगा। बेल आइकन दबा लीजिए जो पहली बार आए और जो पहले से जुड़े हुए भी हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर भी लिए और बगल में घंटी टाइप का बना हुआ होगा, घंटा तो बनाने ही नहीं आ रहा हमको, घंटा टाइप का बना होगा, ठीक है, तो उसको प्रेस कीजिएगा ना तो आपके पास मैसेज तुरंत चल जाएगा। जब भी वीडियो चलेगी तो आपके पास मैसेज जाएगा और सबसे पहले आप आकर के देख सकते हो वीडियो। फिर 9:30 बजे वीडियो चलती है। ठीक है, 9:30 या 9 बजे, 9 बजे चलती है। ठीक है, 1 घंटा बाद 9 बजे चलेगी मैथ क्लास या जो भी हो, या सब्जेक्टिव साइंस सोशल सब्जेक्टिव चलती है 9 बजे। ठीक है, और आपका 12 बजे मैथ क्लास, जिसका मैथ कमजोर है 12 बजे आइए, है ना। 3 बजे भी क्लास चलती है, इसमें 3 बजे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, गोधूली, इंग्लिश इस टाइप का यहाँ पे क्लास चलेगी। और 6 बजे शाम को क्लास चलती है, धुआं एकदम गर्दा गोल प्रश्न। और एक क्लास में शुरू करने किया हूँ 9 बजे के लिए, उस टाइम वीडियो आपको कुछ वीडियो मिलेगा, टारगेट मिलेगा कि इतना पूरा करो। ठीक है, तो इतने सारे क्लास करो, 1 हफ्ता करो। अब बस आपके पास टाइम 2 महीने टाइम बाकी है, बस 2 महीने भी कम, मतलब 2 महीना बोले तो हम मतलब गुनाहगार हो गए 2 महीने बोल के, 2 महीने भी कम बाकी है। ठीक है, तो बस तैयारी करो, मस्ती से तैयारी करो, एकदम पक्का, एकदम इस बार रिजल्ट फाड़ के आएगा। और हाँ, एकदम याद रखना, एकदम मस्ती से तैयारी करना, तैयारी में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, तैयारी में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और जो मैं होमवर्क दिया आपको, आप नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा, कमेंट करो। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो लाइक नहीं किया ना तो लाइक तो करने में कोई कंजूसीगिरी करना मत, लाइक वाइक करते रहो। लाइक इसलिए करो ताकि आपके भाई भी इस वीडियो को देख पाए। आपके भाई कहने मतलब आपके भाई बहन जिसको नहीं पता है ना, उसके पास भी वीडियो चला जाता है लाइक करने से। तो आप लाइक कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, अच्छा लगा तो कोई और बंदा भी सीखे, तो लाइक कीजिए ताकि उसके पास ही पहुंचे। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।